ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के बार बार इसरार करने पे ठीक है, पॉपुलर डिमांड की वजह से हम अभी अनीमियाज जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। एंड आई अपोलोजाइज फॉर द पुअर पिक्चर ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको देख के। मैं फिर ये भी वैसे स्कैन वर्जन जो है ना ये साथ उसके अपलोड कर दूंगा लेक्चर्स के साथ, ताकि आप इसको देख के अपनी एक अच्छे तरीके से पिक्चर बना सकते हैं। ये बुक्स वगैरह से ही मैंने बनाई है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड करनी थी, इसलिए मुझे खुद से लिखना पड़ा चीज़ें, ठीक है। आप खुद से भी इसको इसमें फर्दर और चीज़ें भी अपनी ऐड कर सकते हैं जो आपको समझ लगती है, ठीक है। और अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट दिस दैट दिस विल नॉट बी इन योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। आपने मुझे बार बार कहा था कि सर एनीमियाज पे ज़रूर पढ़ाएं हमें, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर यू ओनली, ठीक है, आपको समझाने के लिए। सो इसमें आपको मैं फर्दर इनकी डिटेल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अगर आपको ये पूरा सारा इतनी ज़्यादा पिक्चर हम स्लोली स्लोली जाएंगे, ठीक है, अगर आपको इस पूरी पिक्चर की समझ लग जाती है, ठीक है, तो आई थिंक कि आपका जो बेसिस है ना सारी वो कवर हो जाएगी एनीमियाज की, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ एनीमिया, ठीक है, व्हाट इज़ एनीमिया। ये डेफिनेशन मैंने इसके साथ बिल्कुल लिख दी है, ये आपने इसको रटनी है। जहां भी आपसे को पूछेगा क्वेश्चन, आपने कहना सर hemoglobin less than 13.5 in males and less than 12.5 in females is called anemia, ठीक है। कोई आपने ये नहीं बताना कि यार रेड ब्लड सेल्स, ये डेफिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर दिस आर दैट ये वो, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनीमिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेस देन 13.5 इन मेल्स एंड लेस देन 12.5 इन फीमेल्स। पहला क्वेश्चन इधर ये होता है कि व्हाई इज इट्स 12.5 इन फीमेल्स एंड व्हाट्स व्हाई 13.5 इन मेल्स, ठीक है। बिकॉज नॉर्मली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में एवरी मंथ उनका ब्लड लॉस होता है, तो उनमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो वैसे ही लो होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो उनमें फिर हम अनीमिया की डेफिनेशन में हमें थोड़ा सा थ्रेशोल्ड नीचे लेके आना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वन हीमोग्लोबिन जो है ना वो हम नीचे ले आते हैं मेल से, ठीक है, उसकी डिफाइन करने के लिए 13.5 एंड 12.5, दिस इज अनीमिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट स्टफ है वो आपका ये है। सेकंड सेकंड लाइन पे है, हमने फिर अब आरबीसी जो आपका आरबीसी की शेप है, ठीक है, उसके साइज पे हम आते हैं, ठीक है। उसके बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक स्मॉल सेल्स, ठीक है। नार्मोसिटिक नॉर्मल सेल्स एंड मैक्रोसिटिक बिग सेल्स, ठीक है। आरबीसी का जो साइज है लेस देन 80, आपको ये सारी पता होना चाहिए। लेस देन 80, एमसीवी इज लेस देन 80 इज मैक्रोसिटिक, 80 टू 100 इज नॉर्मल, ठीक है, आपको नॉर्मल वैल्यू इस तरीके से याद होगी है। अबव 100 इज मैक्रो। क्लियर है ये चीज सारी? ओके। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसिटिक, ठीक है, बिकॉज इट्स इजी एंड अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसलिए ये मैंने जो ना ये चीज़ भी मैंने इसलिए इधर ऐड की है इस माइक्रोसिटी में, क्योंकि सबसे पहले हमने ये वाला चीज़ करनी थी। अच्छा, अब हम जो बात करते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, एनीमिया और हीमोग्लोबिन जो इधर हमने की थी, ठीक है, दिस इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेल का साइज कम क्यों है, ठीक है। माइक्रोसिटिक सेल का साइज छोटा है, ठीक है। नार्मोसिटिक सेल का साइज बड़ा है, ठीक है। अब इसमें हमने लिखनी है कि सेल का साइज छोटा क्यों है, ठीक है। छोटा क्यों होगा? मोस्ट प्रोबेबली उसमें हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट होगा, ठीक है। देखें, दो चीजें हैं। रेड ब्लड सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना सेल की शेप है, ठीक है, और जो है ना उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब हीम जो है, हीमोग्लोबिन का वर्ड है हीम एंड देन ग्लोबन। क्लियर है चीज? ठीक है, हीम एंड ग्लोबन। आपको पता होना चाहिए कि हीम की किस तरह सिंथेसिस होती है, कैसे बनती है हीम, ठीक है। हीम में क्या होता है, ये पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें काफ़ी जो चीज़ें एक पिक्चर में देखता हूँ, शायद आपको मिल जाए कहीं से। ओके, ये प्रोसेस है हमारा जो है ना बॉडी में हीम सिंथेसिस का, ठीक है, ये हीम है ये बनने का। आई थिंक आप इस ये आपको पहले से पता होगा इस चीज़ का। अगर नहीं भी पता तो आपको सिर्फ मैं एक समराइज करना चाहता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप हीम जो बॉडी में किस तरह बन रही है, ठीक है।
हीम ही यही ऑर्गन है, ठीक है, ये हीम ही है जो कि साथ अपने ऑक्सीजन को मिला के कैरी करती है, ठीक है। इसमें देखें पहले स्टार्ट में ग्लाइसिन है, सक्सिनाइल को इसको छोड़ें, ठीक है, ये आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अमाइनो लेवलिनेट सिंथेज, ठीक है, ये एंजाइम है, इसको कन्वर्ट करता है इसमें, ठीक है। अब ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी आप वर्ड सुनते हैं, आई थिंक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें करना कर ले, ठीक है। वो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये एनीमिया होता है। इसमें कोई भी स्टेप जो होगा ना हीम की सिंथेसिस में, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो वो उसकी क्या रीजन हो जाएगी आगे, डेट विल लीड टू अनीमिया, ठीक है। ये चीज याद रखें, हीम सिंथेसिस नहीं हो रही या फिर ग्लोबन सिंथेसिस नहीं हो रही, ठीक है। इन दोनों, हीमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इट्स अ पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। पेप्टाइड आपस में मिलकर ग्लोबिन एक शेप बन जाती है प्रोटीन की, उसी प्रोटीन के अंदर हीम मिलती है। दिस हीम विल कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, बिकॉज इट्स कैरी आयंस, ठीक है, जिसमें आयरन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, इस तरह आपको मैं मेन स्टेप बता दूं जो कि आपके इसमें यूज होने हैं, ठीक है। फर्स्ट तो सिडोप्लास्टिक एनीमिया जो कि हम नहीं करेंगे। सेकंड इज लेड पॉइजनिंग, ठीक है, लेड पॉइजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेड पॉइजनिंग इधर आ रही है एंड देन अगेन इधर आ रही है लेड पॉइजनिंग, ठीक है, दो जगहों पे आ रही है, तो इसको लेड पॉइजनिंग है। बाकी चीजें अब फिलहाल इसको भूल जाए। तो लेड पॉइजनिंग फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हीम की सिंथेसिस में अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए तो इनके एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, हीम सिंथेसिस नहीं होगी। एंड सेकंड, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी का आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, ठीक है, कि जैसे आयरन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। क्यों एनीमिया होता है, बिकॉज आयरन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। आयरन नहीं होगा, हीम नहीं बनेगी, और हीम की वजह से हीमोग्लोबिन ठीक नहीं बने होगी, एंड इट विल लीड टू अनीमिया, लेस हीमोग्लोबिन। क्लियर है ये चीज, बस मैंने आपको ये पिक्चर निकाल के आपको सिर्फ मैंने यही दिखाना था, ठीक है। फर्दर इसकी डिटेल में जरूरत नहीं जाने की, ठीक है। ये लेड पॉइजनिंग एंड देन वो है। अब वापस अपनी पिक्चर पे जाते हैं, ठीक है, इस पे जो हम स्टार्ट कर रहे थे, हम थे इधर। और ये याद रखें, when we are talking about hemoglobin defects, most of the time we talk about microcytic anemia, ठीक है। आरबीसी का साइज आपने कम करना है, तो ऑब्वियसली जब आप साइज कम करेंगे तो उसमें किसी चीज का डिफेक्ट होगा तो कम होगा ना, ठीक है। अगर उसमें कोई चीज कम होगी, हीम कम बन रही है तो उसकी वजह से कम होगा, अगर उसमें ग्लोबन चेन कम हो रही है तो उसकी वजह से कम, जब साइज तब इफेक्ट होगा। जब नॉर्मोसिटी है, नॉर्मल उसमें ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज है उसमें ना तो ग्लोबन का डिफेक्ट है ना उसमें हीम का डिफेक्ट है, अगर आप लॉजिकली सुने तो, ठीक है ना, लॉजिकली अगर सोचे तो उसमें ये चीज है। ये चीज आप याद रखें फिलहाल, ठीक है, कि जब हम साइज हमने किसी तरीके से कम करना है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये याद रखें कि हीमोग्लोबिन का जो डिफेक्ट होगा वो आपका माइक्रोसिटिक में आएगा। अब इसमें चेंज जाते हैं, हीम का डिफेक्ट किस में आ सकता है, अभी आपने देखा जो कि इसकी डेफिशिएंसी इसकी जो सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। को भी फर्स्ट क्या था, लेड पॉइजनिंग, ठीक है, लेड पॉइजनिंग मैंने बताया था दो स्टेप्स में जाके इसको इनहिबिट कर रहा था। सेकंड क्या था, आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज आयरन वाज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। थर्ड कॉज कौन सा था, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। कहाँ आया था सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इस एंजाइम की फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप है, उसकी डेफिशिएंसी है एंजाइम की, तो उसको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कह देते हैं, ठीक है। थर्ड आपके हो गया, फोर्थ क्या है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, वो डिफरेंट चीज है, उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक होगा। ये सारी आपकी हीम के डिजीजेस को कम करें। आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई है, उसके उससे आपकी ये सारी चीजें कवर हो गई हैं, ठीक है, कि हीम की सिंथेसिस ठीक नहीं हो रही, लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी, सिडोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये तीन चीजें जरूर याद रखें। एनीमिया क्रोनिक डिजीज जरा थोड़ा सा वो डिफरेंट है चीज, ठीक है ना, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक, अब आते हैं हम ग्लोबिन चेन की तरफ। इसमें आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट्स इट, एक चीज, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने बड़ी दफा सुनी भी होगी, आपने पेशेंट्स भी देखे होंगे, थैलेसीमिया, ठीक है। इसमें ग्लोबन चेन जो है वो डिफेक्टिव बनती है थैलेसीमिया, वो प्रॉपर फिर उसमें हम पढ़ेंगे अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, वो आगे फर्दर डिटेल है, बट सिंपल ग्लोबन चेन, ग्लोबन चेन डिफेक्ट है, इट्स थैलेसीमिया। हीम डिफेक्ट है, लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी, सिटोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है। किस तरह मैंने याद रखा हुआ था, लिस्ट, LIST वैसे कहते हैं, वरना आप C भी ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। C इज बेसिकली फॉर क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, एनीमिया क्रॉनिक डिजीज। कंफ्यूजन आपने ना, एटलीस्ट आपको LIST जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। L इज लेड पॉइजनिंग, I is iron deficiency, S is sideroblastic, and T is thalassemia. List is microcytic anemias. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब आपको कभी भी भूलने वाली चीज है ये, ठीक है। अगर आप इसको इसी तरह
बनाते हैं, पिक्चर डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से आप जाते हैं। आपको पता है हीम किस तरह बन रही है, मेन चीज़ें सिर्फ आपको याद रखनी है डिजीज के लिहाज से, पूरे स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना आपको। ये आपका क्लियर हो गया माइक्रोसिटिक एनीमियाज का। इसको अभी फिलहाल आप जो है ना उठा के परे फेंक दें, ठीक है। अभी हम नॉर्मोसिटिक भी एंड में आएंगे सबसे, अब हम जाते हैं मैक्रोसिटिक। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपको पहले आइडिया भी है इन चीज़ों का, ठीक है, आप सुनते रहे हैं, ठीक है। अब एनीमिया फ्लोरेंस डिजीज का आपने हो सकता है कि सुना हो, ठीक है, लेकिन मोस्ट चांसेस है कि नहीं सुना, इसलिए मैंने इसको अभी फिलहाल छुड़वा दिया, ठीक है। इसको बाद में इस चीज़ पे आएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रो में क्या होता है, एमसीवी जो साइज है रेड ब्लड सेल का, दैट इज मोर देन 100, ठीक है, 100 से ज्यादा, जिसको मैक्रोसिटी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ठीक है, आपने मुझे प्रेजेंटेशंस दी थी, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस थी, ठीक है। उसमें आपने कहा था कि जो इमेच्योर सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, पूरी आपने हेमेटोपोइसिस बड़े अच्छे तरीके से की थी, ठीक है। उसमें आपने मुझे फिर आपने बताया था कि जब सेल प्री मेच्योर होते हैं, वो इतने बड़े बड़े सेल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर ये होता है वो होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो मेच्योर होते हैं, उनका साइज छोटा होता जाता है, उनके न्यूक्लियस जो है वो कम होते जाते हैं। स्पेशली आरबीसीज की बात करें तो, ठीक है, आरबीसीज के अंदर से हर किस्म का न्यूक्लियस सारे निकलने होते हैं। तो लेट्स सी, ठीक है, कोई डिफेक्ट ऐसा आ जाता है कि वो फुली मेच्योर नहीं होते, ठीक है, आरबीसीज फुली मेच्योर नहीं हो सकते, तो दैट विल लीड टू इमेच्योर आरबीसीज दैट विल कम आउट इन ब्लड, ठीक है, एंड दिस विल कॉज मैक्रोसिटिक एनीमिया। क्यों अनीमिया होगा, बिकॉज उनकी जो उन अंदर, अगर देखें जब आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी करनी है आरबीसीज ने, ठीक है, फुली मच्योर नहीं है तो लेस ऑक्सीजन ही विल, इट विल कैरी लेस ऑक्सीजन, ठीक है। फुली मच्योर, उसकी हीमोग्लोबिन फुली मच्योर नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से होता है कि अनीमिया काज हो रहा है कि हीमोग्लोबिन अगर आप देखिए उसमें, तो डेट विल बी लेस देन 13.5। इमेच्योर सेल में अभी फुली कंसंट्रेटेड हीमोग्लोबिन भी बन ही रही थी, सोचिए हीमोग्लोबिन अभी उसके अंदर, हीम अभी उसके अंदर ऐड हो ही रही थी, तो वो पहले ही ब्लड में आ गया, तो डेट विल कैरी लेस हीम, ठीक है। तो इमेच्योर सेल जिसमें मोस्टली आपको मिलेंगे, और मोस्टली कौन से मिलेंगे, जिसमें सेल की जो ग्रोथ है, आरबीसी की ग्रोथ, वो दरमियान में रुक गई हो, ठीक है। फर्स्ट पे आती है न्यूक्लियर डिफेक्ट्स। आपने सारे सुने, आपने सारे हैं, लेकिन आपको इसके पीछे लॉजिक नहीं पता, ठीक है, कैसे। तो कहते हैं मगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मगैलोब्लास्टिक कहते हैं जो सेल का जो, मगैलोब्लास्ट बेसिकली होते हैं इमेच्योर सेल्स ऑफ आरबीसीज। जब ये ब्लड में आते हैं, दिस विल लीड टू मगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों ब्लड में आते हैं, इसमें न्यूक्लियर डिफेक्ट्स होते हैं, उसका न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी का, वो फुली मेच्योर नहीं होता, ठीक है, उसकी जो मैचुरेशन है वो रुक जाती है डीएनए के लेवल पे। फोलेट डेफिशिएंसी, डिटेल हम जरूर करेंगे। फोलेट डेफिशिएंसी याद रखें, ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री का सवाल है, बेसिक बायोकेमिस्ट्री का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक आपसे जिंदगी में कभी ना कभी तो किसी ने जरूर पूछा होगा एग्जाम में या वैसे वाइवा में, ठीक है। फोलेट डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बोथ ऑफ देम आर वेरी नेसेसरी फॉर डीएनए ग्रोथ, न्यूक्लियर ग्रोथ, ठीक है। ये भी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप क्या याद करेंगे, ठीक, ताकि आपको भूले ना चीज, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें लगा टाइम, तो ये मैंने पिक्चर निकाली है आपको क्लियर करने के लिए। आई थिंक आपने इसमें ये पढ़ी होगी पहले, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। इसको इसमें सिर्फ आपने अब ये पूरी इतनी ज़्यादा डायग्राम में परेशान नहीं होना, ठीक है, आप सिर्फ ये देखें फर्स्ट नीचे, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, ये एक आपने देखना है। सेकंड आपने देखना है ये विटामिन B12 देखना है इधर, ठीक है। और फिर ये फोलेट का पाथवे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये डाइट से फोलेट्स आते हैं आपके, ठीक है, वो सेल में आए, इंटेस्टाइन में आए, उसमें मिथाइल फोलेट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। मिथाइल फोलेट इज यूजलेस, ठीक है, बिल्कुल यूजलेस है। अब इसको एक्टिव कौन करेगा, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 इसको एक्टिव करके इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देगा। टेट्राहाइड्रोस 4 इसका हाइड्रोजन है, उसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर दिया। नो दिस फोलेट इज एक्टिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट will get converted into methylene tetrahydrofolate, and then this will donate its methyl group to डीएनए। ये यूएमपी होता है, ये जो डी आपके न्यूक्लियोटाइड्स देखे ना आपने, न्यूक्लियोटाइड्स सुने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, यूरिडीन से थाइमीन में बनाने में, ठीक है। थाइमीन आपको पता है कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एंड यूरासिल, नहीं सॉरी, यूरासिल तो थाइमीन की जगह पे होता है, एडजीसी होता है ना, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड एडेनिन, ठीक है, ये चार होती हैं। तो ये थाइमीन जो होगा ना, जब तक कि आपका ये फोलेट नहीं होगा, थाइमीन नहीं बन सकेगा, ठीक है।
कि बॉडी जो है ना ये थायमिडलिन सिंथेज जो है इसके लिए नेसेसरी होता है फोलेट, ठीक है। आप खुद सोचिए, तो डीएनए में एक एक्टिव पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड है उसका थायमीन, वो जब नहीं बन सकेगा तो डीएनए कैसे बनेगा? क्लियर है? फोलेट का ये पाथवे है, एंड देन विटामिन बी 12। फोलेट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड विदाउट विटामिन बी 12, ये बात क्लियर। फोलेट इज नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस। यही मैं चीज आपको इस चीज से बताना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी बड़े इनके रोल्स हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए सिंथेसिस। अब डीएनए हर चीज में होती है। लेट अस गो बैक टू डायग्राम। अब हम बैक किधर आ जाते हैं, हम किधर थे, हम इधर थे, ठीक है। न्यूक्लियर डिफेक्ट्स, आपको पता है कि न्यूक्लियस मेच्योर नहीं होगा तो आरबीसीज भी मेच्योर नहीं हो सकेगा, ठीक है। उसका फोलेट डेफिशिएंसी आ जाएगी। फोलेट डेफिशिएंसी थी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी थी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में फोलेट एक्टिव नहीं हो सकेगा, ठीक है। और ओटिक एसिडोरिया को आप भूल लें, इसको छोड़ें फिलहाल, ठीक है। आपको सिर्फ आपने ये सिर्फ दो चीजें ये याद रखनी है, क्लियर है आपको? आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कवर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मोस्ट ऑफ द जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ तक बात करती हैं, वो मैक्रोसिटिक में सिर्फ मेगालोब्लास्टिक की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, आप, मैं नहीं कह रहा कि आपने ये चीज जरूर याद रखनी है, ठीक है, लेकिन आपको माइंड में ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, कि सिर्फ न्यूक्लियर डिफेक्ट से नहीं काज कर सकते, ठीक है। ये होते हैं नॉन मेगालोब्लास्टिक में, जिसमें उसका फुल मैचुरेशन उसकी हुई हुई है, लेकिन उसमें फिर भी कोई रीजन ऐसी होती है जिसकी वजह से सेल का साइज आरबीसी का ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेल का साइज नहीं हो सकता। तो लेस देन 110 नहीं रहता है, ठीक है। 100 से ज्यादा तो मैक्रोसिटिक है ना, और 110 से ज्यादा तो इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह देते हैं, ठीक है। अगर 110 से कम है तो हम सोचते हैं यार हो सकता है उसको न्यूक्लियर डिफेक्ट ना हो, ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी के अलावा नहीं हो, अल्कोहलिक्स पेशेंट होंगे, ठीक है। ये पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन यूएस में तो आपको पता है अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो हम उसको ये चीज ट्रीट करते रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अल्कोहल की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट इन चीजों का पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि दीज कैन आल्सो कॉज मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं उसका साइज एग्जैक्ट था कितना। अगर 110 से ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो that will most probably be megaloblastic anemia. You will think about folate और विटामिन बी 12 deficiency, ठीक है ना। तो इजी है। अगर उसका फिर रेंज में है 100 से ज्यादा भी है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, 110 से भी ज्यादा नहीं है, तो आप सोचेंगे यार हो सकता है ये नॉर्मल ही हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत साइज जो है ना आरबीसीएस का ज्यादा हो गया। तो वो जो चीजें हैं वो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, अल्कोहलिज्म, देन लिवर डिजीज। अब पाकिस्तान में लिवर डिजीज बहुत कॉमन है, ठीक है। फैटी लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये आपके पाकिस्तान में आपको ये चीज मिल सकती है, इसलिए आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज होनी चाहिए। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको पता है अल्कोहलिज्म एंड लिवर डिजीज वेरी कॉमन। आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, आपको एक हो सकता है कभी आपको कभी टाइम पे क्लिक कर जाए और आप कहें यार हो सकता है इसको ये चीज नहीं आ रही थी, हो सकता है ये चीज है, ठीक है ना। ये एक डायमंड ब्लैक फंड एनीमिया है, ठीक है, सिंड्रोम है ये, आई थिंक आपके स्कोप से बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसको इकट्ठा इसलिए मैंने लिखा था, मैंने इसका अच्छा निमोनिक बनाया हुआ था, ठीक है। ऑल ब्लैक डायमंड्स लिव, ठीक है। यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर के लिहाज से भी कुछ इसको याद कर सकते हैं, लेकिन बट ऑल ब्लैक डायमंड्स लिव, ठीक है। ऑल से क्या था, अल्कोहलिज्म, ब्लैक डायमंड से ब्लैक फन डायमंड सिंड्रोम, ठीक है, एंड देन लाइफ से लीवर डिजीज, ठीक है। ये जो चार चीजें हैं, तीन चीजें सॉरी, ठीक है, अल्कोहलिज्म, ब्लैक डायमंड सिंड्रोम एंड देन लिवर, ये आगे जो है ना आपकी नॉन मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया काज करते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको दो नमूने तो मैंने इसके बता दिए हैं, ठीक है। ये दो बहुत ज्यादा इजी हैं। तो इस वक्त आप अगर थोड़ा सा सोचें तो आपके जो है ना, मैंने ये मैक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक जो है ना ऑलमोस्ट कवर किए हैं, एक समरी उनकी कवर कर दी है, ठीक है। डिटेल फर्दर मैं डिटेल में भी वीडियोज इनकी बनाऊंगा, ठीक है ना, ये चीज। अब हमारे पास सिर्फ जो चीज रहेगी नार्मोसिटिक एनीमिया। अब नार्मोसिटिक एनीमिया क्यों ट्रिकी हैं थोड़े से और क्यों मैंने लास्ट पे रखे हैं, बिकॉज अक्सर एनीमिया हमारे माइंड में ये चीज नहीं आती, ठीक है। नार्मोसिटिक हम बिल्कुल नहीं सोचते, हम मैक्रोसिटिक्स जो है बहुत ऑब्वियस आ जाते हैं जब हम देखते हैं उसमें, ठीक है, साइज में। तो मैक्रोसिटिक भी बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं, डायग्नोस हो जाते हैं। नार्मोसिटिक को हम अक्सर मिस करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना एक डिफरेंट सी चीज है, ठीक है। अब इसमें फर्दर जो मैंने सब क्लासीफाई कर दिया है वो आई होप कि आपको इसका फायदा होगा, ठीक है। किस तरह के, एक तो हीमोलिटिक है, हीमोलिसिस हो रहा है बॉडी में, ठीक है, हीमोलिसिस होगा। अब बॉडी का जो है ना ब्लड लॉस होगा, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी की हीमोग्लोबिन कम हो सकती है, ऑब्वियस चीज है, ठीक है ना।
कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर मैचुरेशन नहीं है, कोई इमेचुरेशन नहीं है, कोई इस तरह की कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हिमोलिसिस ज्यादा हो रहा है। किस तरह पता चलेगा आपको? रेटिकुलोसाइट देखेंगे, रेटिकुलोसाइट इज मोर देन 2%, इसका मतलब कि आरबीसी बहुत ज्यादा रैपिडली बन रहे हैं। रैपिडली तभी बनेंगे जब उसका आगे से हेमोलिसिस होगा, और नॉर्मल प्रोसेस है। हेमोलिसिस ज्यादा होगा तो पीछे बॉडी में वो सिग्नल, बोन मैरो में सिग्नल जाएंगे, वो बोन मैरो कहेगा जी अच्छा जी आप ब्लड ब्लड आरबीसी ज्यादा बनाना शुरू कर दें। तो आपको जो रेटिकुलोसाइट काउंट है, रेटिकुलोसाइट इज इमेच्योर आरबीसी, ठीक है। तो वो आपके ब्लड में भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस विल टेल यू दैट your bone marrow is working fine, ठीक है। इट्स द हेमोलिसिस दैट इज कॉजिंग द अनीमिया, ठीक है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ना ये डिफरेंट चीजें रहती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट, ठीक है। बट पॉइंट ऑफ व्यू का आल्सो इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हेमोलिसिस क्यों हो रहा है, ठीक है, ये आई थिंक मैंने पहले भी आपको एक चीज किसी लेक्चर में ये चीज कवर कर दी थी कि स्प्लीन का क्या रोल है बॉडी में, ठीक है। आपको आई थिंक मैंने ये भी बताया था कि इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होता है, याद है? हाँ, मैंने आपको बताया हुआ चीज, ठीक है ना। अब वही चीज हेमोलिसिस, ठीक है, वो हेमोलिसिस हो किस वजह से हो रहा है, ठीक है, वो चीज हम करेंगे। मैंने बताया था कि अगर किसी भी किस तरह से उसका जो आरबीसी की शेप है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। नहीं, हाँ, आपको बताया हुआ मैंने आई थिंक। हाँ, अब उसकी किसी वजह से आरबी की शेप चेंज हो जाएगी, तो वो ब्लड वेसल जो स्मूथली अंदर जा रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से किसी भी, अगर वो फ्रेजाइल आरबीसीज है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अच्छी, वो ठीक तरीके से नहीं बनी, ठीक है, वो उधर भी वेसल्स के अंदर भी जो है ना इतनी चीजें होती हैं, उसकी वजह से उनके साथ लग के उनको वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनके लाइसिस हो सकता है, या उसके अंदर एंटीबॉडीज है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दूसरा, हमारे बॉडी में स्प्लीन का क्या रोल है? स्प्लीन का यही रोल है कि वो आरबीसी सारे ब्लड को जो है ना फिल्टर करते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी डिजीज काजिंग चीजें हैं, उनको जो है ना फिल्टर करके उनके साथ सारे मैक्रोफेजेस अटैच्ड होते हैं, वो मैक्रोफेजेस उनको जो है ना इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो रोल है। जो बॉडी जो हिमोलिसिस जो होगा, आरबीसी में डिफेक्ट होगा, अगर वो वेसल्स के अंदर ही उस चीज को होता है, ठीक है, वेसल्स के अंदर ही जो है ना डिस्ट्रॉय होते हैं आरबीसी, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, ठीक है। अगर वो स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, अगर आरबीसी की शेप ठीक नहीं है, ठीक है, वो स्प्लीन के अंदर से गुजरे हैं, स्प्लीन जो है ना उसको जो है ना स्प्लीन के अंदर कैपिलरी से गुजरे हैं, तो उसकी वजह से वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो उसको हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस कहते हैं, क्योंकि वो स्प्लीन जो है ना वो मैक्रोफेजेस के जरिए उसको इनगल्फ कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो स्प्लीन के अंदर ही सारा रहता है जो वेस्ट मटेरियल है। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है, वो वेस्ट मटेरियल सारा ब्लड के अंदर रहता है, वो किडनीज के अंदर चला जाता है, और उधर से इजीली जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है ना। ये चीज़ जरा आपको मैं एक दफ़ा बताना चाहता था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसी वीडियो में सारा आपका कवर कर सकूँ, एक एनीमिया की समरी, ठीक है। अब मेम्ब्रेन डिफेक्ट पे आते हैं। देखिए, आपको बताया था कि कोई भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस अगर उसमें डैमेज है, तो उसकी वजह से आरबीसीज वीक होंगे, ठीक है, दे कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, इसकी डिटेल में आपको सबकी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें होता है स्फीरोसाइटोसिस, आरबीसी की शेप बिल्कुल जो है ना, एक पहले तो बताएं आरबीसी की शेप किस तरह की होती है, ठीक है, एक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आप गूगल पे नहीं जाना चाहता, इधर से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अब पिक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको नॉर्मल आरबीसी किस तरह के होते हैं, इस तरह का बाई कनकेव इनकी शेप होती है, दरमियान से पेल होती हैं और साइडों पे इस तरह करके, ठीक है, दरमियान से ब्रीक होती हैं और साइडों पे थोड़े से जरा मोटे होते हैं, इस तरह की ये आरबीसी की शेप है। अगर ये सारी शेप कैंसिल हो जाए, दरमियान ऐसे हो जाए, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल रेडनेस जो है वो ओवरऑल स्प्रेड हो जाए, तो दिस इज, ये स्फीयर बन गया, ठीक है, हम कहते हैं स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, उसमें ये स्मॉल स्फेरिकल सेल्स बन जाते हैं विदाउट सेंट्रल पैरेलल, ठीक है, सेंट्रल पैरेलल इसमें नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड स्फीरोसाइट्स, ठीक है। ये याद रखें किस तरह के, ये क्यों था, क्योंकि इनके जो आरबीसी की मेम्ब्रेन थी, ठीक है, उसका डिफेक्ट था, जिसकी वजह से वो फुली जो है ना इलाज नहीं हो सके और छोटे ही रहे हैं, स्मार रहे हैं, ठीक है, इस तरह के। अब इसमें आप कहेंगे कि ये माइक्रोसिटिक में भी नहीं है, ठीक है, ये माइक्रोसिटिक में बिल्कुल नहीं है, ये बात ठीक है आपकी, ठीक है, क्योंकि वो इतने स्मॉल नहीं होते कि वो बिल्कुल ही जो ना 80 से भी कम हो जाए, ठीक है, तो मतलब माइक्रोसिटिक जो होगा वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है इसका साइज तकरीबन उतना ही रहेगा, थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, ये याद रखें स्फीरोसाइटोसिस में। आगे आता है प्रोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये जरा थोड़ी सी
कम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। इसको इस तरह समझ नहीं लगेगी आपको, इसकी फुल जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको इसकी समझ लगेगी ज़्यादा अच्छे से। इसमें बेसिकली होता है कि जो इसकी मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज बन जाएंगी जब उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो वो जैसे जैसे ही वो ब्लड में आएगा, आरबीसी ब्लड में एंटीबॉडीज बनी होंगी उनके अगेंस्ट, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो उसका इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो जाएगा उसका, ठीक है। सेकंड इज एंजाइम डेफिशिएंसीज, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एक चीज आपको पता है कि आरबीसी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नहीं है, तो वो अपनी ग्लूकोज प्रोटीन किस तरह बनाता है, ओ सॉरी, अपने वो नॉर्मल एनर्जी किस तरह बनाता है, ठीक है। एनर्जी किस तरह बनाता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आई थिंक फिर ज़्यादा कम्प्लेक्स पे चला जाएगा काम, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स हो। एक होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है। आपने सुना होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये चीज़ें सारी, ये न्यूट्रोफिल्स किस तरह फंक्शन करते हैं। अगर नहीं पता तो इसका मुझे बता दें, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में जो है ना इतनी लंबी करूँ, ठीक है। बेसिकली जो है ना, एक ऑक्सीजन जो भी होती है ना, एक ऑक्सीजन का उसके अंदर से एक न्यूक्लियस निकाल दिया तो सुपर ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड आयन और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई ऐसी भी, जिस तरह ओ एच ग्रुप है, ठीक है। तो अगर उसके साथ एच निकाल दें और सिर्फ ऑक्साइड रह जाए तो डिस ऑक्साइड आयन, ठीक है, सुपर ऑक्साइड इसको कहते हैं, आगे से होते हैं, ठीक है। दिस इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। और ये जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना डिस्ट्रक्शन काज करता है बॉडी के अंदर। अगर कोई कोई भी ऑक्साइड आयन मौजूद है ना, ठीक है, तो वो दैट विल लीड टू हाई डैमेज। अब देखिए, आरबीसीज हैं, उनका रोल ही ये है, आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू दिस ऑक्साइड डैमेज, ठीक है। सुपर ऑक्साइड या जो भी चीजें, इसकी मैं फर्दर डिटेल आपको उस वक्त समझाऊंगा जब आप ये करेंगे। तो ये जो कुछ इसके अंदर एंजाइम है, G6PD जो है एंजाइम है, G6PD जो है ना, ये एनर्जी क्रिएट करता है आरबीसी के लिए, ठीक है। इसको ग्लूकोज 6 पायरो पीडी का मुझे पता नहीं, डिहाइड्रोजनेज है डी, तो ठीक है ना, पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज आई थिंक, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एनर्जी काज करता है ग्लूकोज से आरबीसी के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो जो है ना इसकी जो है ना डिस्ट्रक्शन हो जाएगी आरबीसी की, ऑब्वियसली, ठीक है। पायरोवेट काइनेज भी जो है ना, ये भी एनर्जी का डेफिशिएंसी का एंजाइम है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिनोपैथी। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन का जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से मोस्टली आपका थैलेसीमिया होता है, ठीक है, जिसमें साइज छोटा रहता है। अगर कुछ डिजीज ऐसी हैं जिसमें साइज भी ठीक रहता है, ठीक है, तो उसमें हम उसको वो सिकल सेल एनीमिया होते हैं, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया, देखा, सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा हुआ है, आपने पहले से काफी सुना हुआ है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज अ नार्मोसिटिक एनीमिया, बट थैलेसीमिया इज अ मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया आपका वो भी हीमोग्लोबिनोपैथी है, दिस इज आल्सो ग्लोबिनोपैथी है, ठीक है। दोनों में हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट आ रहा है, ग्लोबिन का डिफेक्ट आ रहा है, ठीक हो गया ये चीज। बाकी डिटेल में आपको इस बाद में पढ़ाऊंगा। बाकी आप आते हैं नॉन हीमोलिटिक पे, इसमें हेमोलिसिस नहीं हो रहा, इसमें रेटिकुलोसाइट बहुत कम बनेंगे। तो इसमें क्या चीज हमें लगती है कि ये आपका बोन मैरो का डिफेक्ट है, कि आरबीसी कम बन रहे हैं बॉडी में, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स कम है, ठीक है, हेमोलिसिस वगैरह कुछ नहीं हो रहा। अब इसमें फर्स्ट क्या आता है, आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब आपने आयरन डेफिशिएंसी, सर आप कहेंगे सर आपने इधर भी पढ़ा दिया, इसलिए मैंने आपको ये क्रॉनिक डिजीज छुड़वाया था, बिकॉज आपको मैंने इधर कंफ्यूज करना था, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अर्ली है, बहुत अर्ली स्टेजेस में उसका साइज नॉर्मल भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास पेशेंट आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी स्टेज में आएगा, इसलिए आपने इसको इधर ही याद करना है। आयरन डेफिशिएंसी की बात हुई तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। ये जो ना, ये बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा है सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आप इधर आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी ऑलवेज थिंक अबाउट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, इसमें अनीमिया क्यों होता है, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इसका मैं बल्कि आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी यार, मैं चाहता हूँ ना हो। इधर मैं एस सी एम में पढ़ रहा था, ठीक है। तो हम आई थिंक फिफ्थ ईयर में थे अपने, तो मेडिसिन की रोटेशन में थे। तो हमारे पास एक केस आया गायनी की तरफ से, ठीक है। अब जो गायनी में इनका एक पेशेंट, गायनी का पेशेंट जो, उनमें अनीमिया बहुत कॉमन होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीमेल में वैसे भी नॉर्मली जो होता है हीमोग्लोबिन कम होती है, ठीक है। कोई हल्की फुल्की डिजीज भी होती है तो अनीमिया हो जाता है, ठीक है।
अब जैसे ही अनीमिया होता है, और मोस्ट प्रॉब्ली कौन सा अनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज मोस्ट कॉमन अनीमिया इन पाकिस्तान, ठीक है। इधर डाइट में वैसे ही हमारे कम होता है, आयरन कम होता है, ठीक है। और फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा इसकी वीकनेस होती है। तो जब भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होती है तो हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, फेरेटिन टेस्ट कराते हैं, ठीक है। FERRITIN, फेरेटिन, ठीक है। आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा, आप तो लाइक बच्चे हैं सारे, ठीक है ना। अब फेरेटिन टेस्ट करते हैं। फेरेटिन जो है ना वो लो होती है। फेरेटिन इज अ स्टोर ऑफ आयरन, ठीक है। वो बताता है कि आयरन कितना है बॉडी में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फीमेल होती हैं गायनी की पेशेंट, ठीक है, उनमें आयरन कम है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसमें फेरेटिन भी लो होगा, ठीक है। चीज समझ आ गई आपको चीज। अब जब ये गायनी वाले डॉक्टर्स ने जब उसका आयरन फेरेटिन करवाया तो फेरेटिन आ गया हाई, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उन्होंने डायग्नोस किया हुआ विद हाई फेरेटिन, ठीक है। इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। उन्होंने फिर जनाब मेडिसिन वालों को बुलाया, उन्होंने कहा सर ये कुछ आगे देखें, ठीक है, ये कोई मसला हो गया है जो है ना, इसको है भी एनीमिया, ठीक है, और है भी उसको जो माइक्रोसिटिक एनीमिया आ रहा है, ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं है, ये हम क्या करें। फिर जो मेडिसिन वालों को इस चीज का पता था, क्योंकि उन्होंने ये चीज सारी अच्छे तरीके से पढ़ी होती है, जिस तरह आप भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप भी इजीली डायग्नोस कर लेंगे, ठीक है। आप कहेंगे इसकी जो है ना कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्यों आपने कहा था, इसको कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, ठीक है। देखें एक चीज बताऊं, आयरन जो चीज होती है ना, आयरन सबको बड़ी पसंद है, बैक्टीरियाज को पसंद है, ठीक है। जितनी भी आपके जर्म्स आते हैं, जो भी चीज आती है, उनको आयरन बहुत पसंद होती है। तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी का इम्यून इम्यून रिस्पांस क्या होता है कि जैसे ही इन्फेक्शन आती है, आयरन जो ब्लड के अंदर से निकल के फेरेटिन बन जाती है, स्टोर हो जाती है सेल्स के अंदर, ठीक है। वो स्टोर हो जाती है, और ताकि बैक्टीरिया जो है वो आयरन यूज करके अपनी ग्रोथ ना कर सकें। और अगर यही क्रॉनिक स्टेज पे चली जाए, ठीक है, ये अब अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज पे तो फिर भी नॉर्मल, ठीक है। क्रॉनिक स्टेज पे चली जाए तो फिर ये भी आपका अनीमिया काज कर सकता है, ठीक है। और माइक्रोसिटिक एनीमिया भी काज कर सकता है, नार्मोसिटिक एनीमिया भी हो सकता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी स्टेज से उसकी जो है क्रॉनिक डिजीज चल रही है। देन फेरेटिन विल बी हाई इन दिस स्टेज, ठीक है। अगर उसको अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें फेरेटिन हाई होगा, क्योंकि उसकी अंदर से जो सारा आयरन स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर निकलेगा जैसे ही ब्लड में आएगा, बैक्टीरिया यूज करेंगे और फर्दर ग्रो करेंगे। अब आपको समझ लगी कि वो कैसे उनसे केस सॉल्व नहीं हो रहा था और मेडिसिन उन्होंने केस सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये चीज मैं आपको इसलिए एग्जांपल दिया ताकि आपको इजी ये चीज याद रहेगी। अब आई थिंक आप भी कभी भी नहीं भूलोगे, और ऑलवेज थिंक जब भी होगा आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, ये सारा ये टेस्ट तो आपके हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप ये चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होना चाहिए आपका, फेरेटिन। उससे आपको पता चलेगा इज दिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज या कोई और एनीमिया, ठीक है ना। आयरन डेफिशिएंसी को रूल करने के लिए आप फेरेटिन टेस्ट करवाते हैं। फेरेटिन लो है तो मोस्ट प्रोबब्ली आयरन डेफिशिएंसी है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है। फेरेटिन ठीक है तो यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट अदर्स, ठीक है, लेड शेड और ये चीजें, क्लियर है। अच्छा, अब एक तीसरी आ जाती है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया जो है ना, ये बोन मैरो की डिजीज है, ठीक है। बोन मैरो में जो है ना उसका एप्लेजिया हो गया, बोन मैरो जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो कैंसर हो सकता है, कोई भी किसी किस्म की चीज हो सकती है, ठीक है। उसमें फिर ये सेल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, उसमें भी आपका नॉर्मोसिटी रहेगा, जो सेल बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं, लेकिन सेल ही बड़े कम बन रहे हैं, ठीक है, रेडिकुलोसाइट कम है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इसको छोड़े आप, ये तो बहुत बड़ा उसमें, क्योंकि किडनी जो होती है वो आपको एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, ठीक है। ये आपको आई थिंक पता ही होगा शायद, अगर नहीं भी पता तो सुन लें। एरिथ्रोपोइटिन क्या करती है, वो बोन मैरो को जो है ना स्टिमुलेट करती है ताकि वो आरबीसीज बने। तो दिस इज इट। थोड़ा सा थोड़ा आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं इसको जल्दी से वो स्टार्ट करूँगा। बाकी इसकी फर्दर डिटेल आई थिंक आपको साथ साथ मैं पढ़ाता रहूँगा बस, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आइडिया होने के लिए कि एनीमियाज क्या होते हैं, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, ठीक है। और जो मेन डिफरेंशिएटिंग चीज़ें वो मैंने इसमें बता दी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपका, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। अल्लाह हाफिज़।